नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का हिस्ट्री में चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं, जो कि प्रश्न संख्या फर्स्ट में हमारा है पूंजीवादी क्या है। पूंजीवादी क्या है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बिल्कुल आपको कंसेप्ट वाइज और आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको अच्छे ढंग से समझते हैं। देखिए हमारा पूंजीवादी क्या है, तो हम लोग सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको डिफिनेशन बनाएंगे। वही पॉइंट से हमारा डिफिनेशन निकलेगा, जो कि मैं डिफिनेशन भी आपको साथ में दूंगा। तो अगर जो आपको इस वीडियो अगर जो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट प्रश्न का सॉल्यूशन आपको मिल सके। देखिए हमारा कुछ ध्यान रखने वाली पॉइंट्स ये है कि पहला पॉइंट आता है पूंजीवादी क्या है। उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है पूंजीवादी एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है। क्या है? एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है। अब अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा आजीविका है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करते हैं और अपने आजीविका को चलाते हैं। आपको ये पता होगा अर्थव्यवस्था के बारे में, अगर जो आप पढ़े होंगे तो। पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया? पूंजीवादी एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है। फर्स्ट पॉइंट ये आप ध्यान में रखेंगे, इसी से आपका डिफिनेशन बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इसमें उत्पादन का स्वामित्व, जिसको हम लोग अधिकार बोलते हैं, किसी निजी व्यक्ति यानी निजी व्यक्ति के पास होता है। इसमें मतलब किसी एक व्यक्ति के पास, किसी निजी व्यक्ति के पास होता है। इसमें जितना भी उत्पादन का अधिकार होता है, स्वामित्व होता है, वो एक निजी व्यक्ति के पास होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इसमें सरकार का कोई भी हक या अधिकार नहीं होता है। मतलब इसमें सरकार का इससे कोई भी लेन देन या कोई भी मतलब नहीं रहता है। समझ में आया? ये 3 पॉइंट है। अगला पॉइंट हमारा है इसमें किसी खास व्यक्ति का लाभ होता है, यानी कि किसी एक व्यक्ति का ही लाभ होता है या नुकसान होता है। ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इसका उपयोग निजी लाभ के लिए ही किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यही हमारा ये 5 पॉइंट है। इसी पॉइंट से हमारा उत्तर निकलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे उत्तर को बता देते हैं। पहला पॉइंट क्या था? पूंजीवादी एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है। दूसरा है इसमें उत्पादन का स्वामित्व या अधिकार निजी व्यक्ति के पास होता है। तीसरा पॉइंट है इसमें सरकार का कोई हक या अधिकार नहीं होता है। इसमें किसी खास व्यक्ति का लाभ होता है। इसका उपयोग निजी लाभ के लिए ही किया जाता है। अब चलिए इसको हम लोग उत्तर लिखते हैं। उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे? आप अपने ढंग से भी बना सकते हैं, मैं भी अपने ढंग से बना हूं। अगर जो आपको हमारा उत्तर समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए हमारा यहाँ पे पूंजीवादी क्या है, इसके लिए मैं यहाँ पे बनाया हूं उत्तर। तो चलिए इसे हम व्हाइट कलर से इसे करते हैं। देखिए पूंजीवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन का साधन का स्वामित्व या अधिकार, उसी को बोलते हैं, निजी व्यक्ति के हाथों में होता है तथा इसका उपयोग निजी लाभ के लिए ही किया जाता है। उसे पूंजीवादी कहते हैं। समझ में आया? चलिए इसको एक बार और मैं दोहरा देता हूं। यही पॉइंट से ये आंसर निकल कर आया है, जो कि हम लोग को अति लघु उत्तरीय में है, जो कि 20 शब्दों में देना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन लिख चुके हैं। मैं यहाँ पे एक बार और आपको समझा देता हूँ। पूंजीवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन का साधन का स्वामित्व या अधिकार, उसी को बोलते हैं, निजी व्यक्ति के हाथों में होता है तथा इसका उपयोग निजी लाभ के लिए ही किया जाता है। उससे ही हम लोग क्या कहते हैं? पूंजीवादी कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिसमें हमारा प्रश्न है, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। बोल रहा है अक्टूबर क्रांति क्या है। अक्टूबर क्रांति क्या है उसके बारे में हम लोग को लिखना है, जो कि 20 शब्दों में लिखना है। तो चलिए हम लोग अक्टूबर क्रांति के बारे में सबसे पहले जानते हैं। देखिए यहां से हम लोग कुछ पॉइंट को ध्यान में रखेंगे और उसी पॉइंट से हमारा ये अक्टूबर क्रांति का ये उत्तर निकल कर आएगा। अगर जो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लिए ही मैं इतना मेहनत करता हूं। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है, जो कि अक्टूबर की क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। यानी कि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार कहें तो 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आपको इसके ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, जो कि यह घटना रूस में हुई थी। यह घटना कहाँ हुई थी? तो रूस में हुई थी। अगला हमारा मेन पॉइंट ये है कि यह क्रांति बोल्शेविकों ने किया था। किसने किया था? तो
यह क्रांति बोल्शेविकों ने किया था। कौन सा क्रांति? तो अक्टूबर की क्रांति किसने किया था? तो बोल्शेविकों ने किया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है, उस दिन बोल्शेविकों ने पेट्राग्राह के रेलवे स्टेशन, मतलब क्यों हुआ था वो देखिए। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस दिन बोल्शेविकों ने पेट्राग्राह के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अपना अधिकार कर लिया था। क्या किया था बोल्शेविकों ने? मतलब रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, अन्य सरकारी भवनों यानी अन्य सरकारी जितना भी सरकारी था उस पे अपना अधिकार कर लिया था। कौन कर लिया था? बोल्शेविकों ने कर लिया था। ठीक है। और अगला हमारा पॉइंट है, जिससे क्या हुआ था कि केरेंस्की ने रूस को छोड़कर भाग गया था और यह घटना अक्टूबर के महीने में ही घटी थी, तो इसीलिए इसे अक्टूबर क्रांति नाम दिया गया था। तो चलिए हम लोग अभी से उत्तर लिख लेते हैं फट से। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात जो थी वो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप इसे ध्यान में देंगे और इसी से आपका डिफिनेशन निकलेगा। आप भी अपने तरीके से यहाँ से बना सकते हैं, इस पॉइंट से उठाकर। मैं भी अपने तरीके से बनाया हूँ जो कि हमारे टीचर ने पढ़ाया है। तो चलिए हम उसको लिखते हैं यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे आ गया हमारा डिफिनेशन, इसे सही ढंग से हम लोग समझते हैं। देखिए उत्तर देंगे। सबसे पहले हमारा प्रश्न तो था अक्टूबर क्रांति क्या है, तो अक्टूबर क्रांति के बारे में यहाँ पे लिखेंगे 7 नवंबर 1917 ईस्वी, यानी कि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को, यानी कि जब हमारे यहाँ मतलब 7 नवंबर 1917 हो रहा था, तो रूस में यानी रूसी कैलेंडर के अनुसार उस दिन 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी था। ठीक है। को बोल्शेविकों ने क्या किया था कि पेट्राग्राह के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अपना अधिकार कर लिया था, जिससे क्या हुआ कि केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया और यह घटना अक्टूबर के महीने में ही घटी थी, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। समझ में आया? 7 नवंबर 1917 ईस्वी को पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों ने पेट्राग्राह के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अपना अधिकार कर लिया था, जिससे केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। यह घटना अक्टूबर के महीने में ही घटी थी, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है या अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सटीक जवाब यही है दोस्तों। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। 4 को देखते हैं, इसके पहले 3 तक देख लेते हैं, जो कि अति लघु उत्तरी प्रश्न था। हमारा प्रश्न है सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। बहुत ही आसान ये मतलब क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत ही आसान है, जो कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सर्वहार, इसका मतलब समझिए। सर्व का मतलब क्या? सभी, मतलब सब तरह का मतलब। चलिए इसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं, उसके बाद हम लोग उत्तर को लिखेंगे बिल्कुल अच्छे ढंग से, जो कि आपको याद हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर जो वीडियो पसंद आता है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारा होता है, इस वर्ग में समाज के सभी वर्ग आते हैं। मतलब इस वर्ग में जो मतलब होते हैं, जैसे में किसान, मजदूर, जैसे में यहाँ पे देखिए सेकेंड पॉइंट में मैं डिटेल में लिख दिया हूँ। इस वर्ग में किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग, सभी लोग जितने भी होते हैं वो सारे इसी वर्ग में आते हैं। किस में आते हैं? तो सर्वहार वर्ग में आते हैं। यही 2 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। और इसमें है एक और, इस वर्ग में सबको बराबर सम्मान मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वहार वर्ग कहते हैं। ये 3 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ये इसको नहीं रखते हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये 2 पॉइंट को ध्यान में रखना है। चलिए अब इसको हम लोग उत्तर लिखते हैं। तो उत्तर लिखेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, आप इसे लिख भी सकते हैं वीडियो को रोक कर। तो चलिए हम लोग उत्तर को लिखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे अच्छी तरह से और बिल्कुल ही शॉर्ट में इसे आंसर देने का प्रयास किया हूँ। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए हमारा यहाँ पे आंसर है, उत्तर है, समाज का ऐसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं। कितना शॉर्ट में मैं आंसर आप लोगों को बता दिया हूं। समाज का ऐसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो, इस वर्ग को ही हम लोग सर्वहार वर्ग कहते हैं। समझ में आया? क्या कहेंगे?
समाज का ऐसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं, इस वर्ग को ही हम लोग सर्वाहार वर्ग कहते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है अगर जो आपको ये पसंद आया तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैप्टर 5 को हम लोग देखते हैं। 4 तक हम लोग तो देख लिए थे, तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सोल्यूशन करते हैं, इसका उत्तर जानते हैं। देखिए प्रश्न हमारा है, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? यानी कि क्रांति होने से पहले रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर हम लोग जानते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट जानते हैं। अगर जो वीडियो पसंद आता है तो लाइक करते चलिएगा। देखिए यहाँ पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखेंगे और हमारा फर्स्ट पॉइंट जो होगा वो इस प्रकार से होगा। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होता है कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। अब क्यों दयनीय थी वो जानिए, नेक्स्ट पॉइंट में समझिए। क्योंकि किसानों के पास खेत के छोटे छोटे टुकड़े थे। क्या थे? खेत के छोटे छोटे टुकड़े थे। इसके कारण और भी है बहुत से कारण, तो चलिए उस पॉइंट को भी देखते हैं। किसानों के पास जो खेत थे उनमें छोटे छोटे खेत थे, जिनके कारण मतलब खेत को छोटे होने के कारण उन पे पुराने ढंग से खेती करते थे। मतलब उनके पास खेती मतलब छोटे छोटे थे, जैसा कि मतलब नए ढंग से खेती नहीं कर पाते थे, मतलब पुराने ढंग से खेती ही कर पाते थे। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है, उनके पास पूंजी का भी अभाव था, यानी कि पैसा वगैरह नहीं रहता था, जिससे वे कर्ज के बोझ से दबे हुए थे, यानी कि कर्ज के बोझ से दबे हुए थे। समझ रहे हैं। अगला हमारा पॉइंट है, किसानों के पास क्रांति के सिवा और कोई दूसरा मार्ग नहीं था, यानी कि आवाज उठाने के सिवा और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था कि हम लोगों के साथ इस तरह से क्यों किया जा रहा है, मतलब इसका सॉल्यूशन बताइए। ठीक है, यही हमारा क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति की कुछ पॉइंट थी जो मैं ध्यान दिया हूं, और इसी पॉइंट को आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो चलिए आंसर को भी मैं बता देता हूं कि किस तरह से आपको आंसर लिखना है, किस तरह से आपको सजा कर लिखना है। उससे पहले ये मतलब 5 पॉइंट है, 5-6 पॉइंट जितना भी है, इसको ध्यान में रखिए। आपको मुझ पे यकीन रख के इसको ध्यान में रखिए और इससे ही आपका ये उत्तर निकलेगा। तो चलिए हम लोग उत्तर को लिखते हैं, और इतना ही उत्तर आपको लिखना है, एग्जाम में आ जाए प्रश्न तो। देखिए हम यहाँ पे अच्छे ढंग से लिखें, जो कि बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए और याद भी हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। उनके पास खेत क्यों दयनीय थी वो यहाँ पे मैं बताया हूँ कि उनके पास खेत के छोटे छोटे टुकड़े थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे, और उनके पास पूंजी का भी अभाव था। वे करों यानी कि कर्ज के बोझ से डूबे हुए थे, जिससे उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। उनके पास क्रांति के सिवा और कोई दूसरा मार्ग नहीं था। इस प्रश्न का उत्तर आप लिख लीजिए कॉपी में और इसे याद कर लीजिए। बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है। तो प्रश्न और उत्तर समझ में ही आ गया होगा। एक बार और मैं पढ़ देता हूं। यहाँ पे उत्तर आप इस तरह से भी देख सकते हैं, किसानों की स्थिति क्रांति से पूर्व यही उत्तर लिखेगा। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। उसके पास खेत के छोटे छोटे टुकड़े थे, जिन पर वे पुराने तरीके से या पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था तथा वे करों के बोझ से दबे हुए थे, जिससे उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, और उनके पास क्रांति के सिवा और कोई दूसरा मार्ग नहीं था। इतना आप उत्तर लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएंगे जितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा है, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी था। मतलब रूसीकरण की में नीति क्रांति हुआ था जो कहाँ तक उत्तरदायी था आपको बताना है। तो चलिए हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसका उत्तर देते हैं, और अगर जो लिखना चाहेंगे तो इस वीडियो को पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा वीडियो को रोक कर। देखिए हम लोग उत्तर लिखते हैं, इसको सबसे पहले समझिए आप किस तरह से हम इसका उत्तर दिए हैं, और आपको समझ में भी आना चाहिए, तभी तो आपको उत्तर लिखाएगा। देखिए रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु, सबसे पहले ये लिखना है कि रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु काफी हद तक उत्तरदायी था। काफी हद तक उत्तरदायी था, इतना तो आपको बनाकर लिखना है। उसके बाद लिखना है क्यों था, उसके बाद ये लिखना है रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था। रूस क्या था कि विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था। वहां स्लाव जाति के अलावे फिन, पोल, जर्मन, यहूदी जैसे
अल्पसंख्यक लोग निवास करते थे। मतलब रूस में क्या बोला जा रहा है कि वहां पे स्लाव जाति के अलावा फिन, पोल, जर्मन, यहूदी जैसे अल्पसंख्यक लोग निवास करते थे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। इसकी भाषा, संस्कृति, रस्मों रिवाज से अलग अलग थे। मतलब वहां का जो भाषा था वो संस्कृति, रस्मों रिवाज से वहां का जो रहने वाले थे उससे अलग अलग था। तो क्या किया जार ने रूसीकरण के नीति के द्वारा, इन अल्पसंख्यक के ऊपर रूसी भाषा, शिक्षा एवं संस्कृति लादने का प्रयास किया। मतलब अपना एक ये जोड़ दिया कि ये आपको करना है। जिससे क्या हुआ कि जार की इस नीति के अल्पसंख्यकों में हलचल मच गया कि ये हमारे साथ क्या किया जा रहा है। मतलब वहां से सीधा चेंज करना चाह रहा था। ठीक है, कौन करना चाह रहा था? जार। और यहाँ पे किस पे प्रभाव पड़ा? जार की इस नीति के अल्पसंख्यकों में हलचल मच गया था। तो क्या हुआ था? 1863 ईस्वी में पोलो ने इस नीति के विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे जार निर्दयपूर्वक दमन किया, जिससे रूसी जनता का आक्रोश जार के प्रति बढ़ता गया और यही विद्रोह रूसीकरण का भी एक कारण बना था। आपको समझ में आया होगा। इसका उत्तर लिखना चाहते तो लिख लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखिए ये जो है आप इसे आराम से लिख लीजिए। एक बार और समझ लीजिए, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु काफी हद तक उत्तरदायी थी। रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था। वहां स्लाव जाति के अलावा फिन, पोल, जर्मन, यहूदी जैसे अल्पसंख्यक लोग निवास करते थे। इसकी भाषा, संस्कृति, रस्म रिवाज से अलग अलग थी। जार ने रूसीकरण की नीति के द्वारा इन अल्पसंख्यकों के ऊपर रूसी भाषा, शिक्षा एवं संस्कृति लादने का प्रयास किया। जार की इस नीति से अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई। सन 1963 में पोलो ने इन नीति के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिससे जार निर्दयपूर्वक दमन किया, जिससे रूसी जनता का आक्रोश जार के प्रति बढ़ता गया और यही विद्रोह रूसीकरण का एक कारण बना था। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए हमारा प्रश्न संख्या 3 में क्या है। साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? इसका उत्तर हम लोग को देना है कि साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? तो चलिए इसको हम लोग उत्तर देते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट इसका उत्तर लिखते हैं और समझते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको उत्तर दिख रहा होगा। इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग इसको लिखिएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे? इसके बारे में हम लोग को बताना। तो साम्यवाद वास्तव में एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। इतना आपको बनाकर लिखना है क्वेश्चन से ही। ठीक है, इतना आपको क्वेश्चन से ही बनाकर लिखना है। उसके बाद यहाँ से शुरू करना है। आर्थिक व्यवस्था के तहत, मतलब आर्थिक व्यवस्था मतलब जो हुआ था उसके तहत उत्पादन के संसाधनों पर स्वामित्व देश की सरकार को स्थापित हुआ था। उसमें क्या हुआ था? आर्थिक व्यवस्था के तहत उत्पादन के संसाधनों पर स्वामित्व देश के सरकार को स्थापित हुआ और उसका उपयोग पूरे समाज के लाभ के लिए किया गया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसका उत्तर किस तरह से लिखना है मैं वो भी बता रहा हूं और समझाकर भी बता रहा हूं। अब आगे में देखिए, बोल रहा है साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था के तहत वर्गविहीन एवं शोषण मुक्त उत्पादन पर बल भी दिया गया, जिससे क्या हुआ कि भाषा, धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव का कोई भी स्थान नहीं था। समझ में आया? चलिए एक बार और आपको हम समझाते हैं और इसको फिर लिख लीजिएगा। आपको ये बिल्कुल अच्छे ढंग से मैं उत्तर खोजकर लिखा हूं और ये बिल्कुल मेरे टीचर्स के द्वारा ये जांचा गया क्वेश्चन का आंसर है। देखिए ये हमारा है साम्यवाद। सबसे पहले बनाकर लिखना है क्वेश्चन से। साम्यवाद वास्तव में एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। आर्थिक व्यवस्था के तहत उत्पादन के संसाधनों पर स्वामित्व देश की सरकार को स्थापित हुआ और इसका उपयोग पूरे समाज के लाभ के लिए किया गया। साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था के तहत वर्गविहीन एवं शोषण मुक्त उत्पादन के पर बल दिया गया, जिससे भाषा, धर्म, लिंग, जाति के आधार पर
भेदभाव का कोई भी स्थान नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आपको, चलिए देखिए हमारा प्रश्न संख्या 4 में बोल रहा है नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे। आपको बताना है, आप पढ़े होंगे तो जान भी रहे होंगे इसका उत्तर किस तरह से लिखना। चलिए मैं बताता हूं। देखिए ये हमारा उत्तर है, आप इसको सबसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा वीडियो को रोक कर, और पसंद आया तो लाइक भी कीजिएगा। देखिए सन 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा अपनाए गए नए आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के तहत समझौता था। आपको इतना बताना है सबसे पहले, कब? सन 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा अपनाई गई नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था। अब कैसे था वो लिखना है यहाँ पे। इस नीति के द्वारा लेनिन ने रूस में पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था को लागू नहीं किया था। समझ में आ रहा है? इस नीति के द्वारा क्या किया था लेनिन ने? रूस में पूरे तरह से समाजवादी व्यवस्था को लागू नहीं किया था, बल्कि पूंजीवादी मूल्य को भी महत्व दिया गया। क्या किया गया था? बल्कि पूंजीवादी मूल्य को भी महत्व दिया गया था। इस नीति के द्वारा लेनिन ने व्यवहारिक रूप से किसानों को भी भूमि का मिलन बना दिया गया। ठीक है, और उसके बाद लिखना है 20 से कम कर्मचारी वाले लोगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने के लिए अधिकार दिया। ठीक है, उसके बाद लिखना है कि व्यक्तिगत संपत्ति रखने की छूट दी गई, जैसे में पूंजीवादी सिद्धांतों को लागू किया। और फिर इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था। क्या क्या किया था, और जब करेगा मतलब साथ में करेगा तब न समझौता होगा। तो क्या क्या हुआ था वो मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। चलिए एक बार और मैं समझा देता हूँ। सन 1921 ईस्वी में लेनिन के द्वारा अपनाई गई नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था। कैसे था वो देखिए। इस नीति के द्वारा लेनिन ने रूस में पूरी तरह से समाजवादी व्यवस्था को लागू नहीं किया, बल्कि पूंजीवादी मुल्कों को भी महत्व दिया गया। इस नीति के द्वारा लेनिन ने व्यवहारिक रूप से किसानों को भूमि का मालिक बना दिया गया। और क्या है, 20 से कम कर्मचारी वाले लोगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार दिया गया। व्यक्तिगत संपत्ति रखने की छूट दी गई, जैसे पूंजीवादी सिद्धांतों को लागू किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था। अगर जो आपको ये उत्तर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको लिख लीजिए वीडियो को रोककर, और क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए हमारा प्रश्न यहाँ पे क्या है। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे। आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे। चलिए इसका हम लोग उत्तर लिखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे और उसके बाद हमारा ये उत्तर आ गया। अब उत्तर हम लोग प्रश्न से ही लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखा हूं। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कहां से स्टार्ट करें। देखिए ये बिल्कुल प्रश्न से ही हम प्रथम विश्व युद्ध क्या है। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग और भी प्रशस्त रहा। क्या किए हम, एक लाइन तो प्रश्न को यहाँ पे लिखें, प्रश्न से ही आपको उत्तर निकालना है। क्या किए हैं, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग और भी प्रशस्त है। हम यहाँ पे सिर्फ क्या लगा दिए, और भी प्रशस्त है। अब कैसे है वो देखिए। यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध हम लोग जानते हैं कि क्या हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, इसलिए मैं यहाँ पे एक लाइन और लिखा हूं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है, अब आगे देखिए। चलिए यहाँ पे पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं। देखिए कह रहा है इस युद्ध में क्या, इस युद्ध में रूस भी मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था। कौन, रूस जो था मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था। कौन से युद्ध में, तो यही प्रथम विश्व युद्ध में। अब यहां से हम लोग जानते हैं इस युद्ध होने का एकमात्र उद्देश्य था। यहाँ पे उद्देश्य गलत लिखा हुआ है, आप लोग सही से कर लीजिएगा। एकमात्र उद्देश्य था कि रूसी जनता अंदर की असंतोष को भूल जाए। क्या करे, रूसी जनता अंदर की असंतोष को भूल जाए और बाहरी मामलों में उलझना चाहते थे। भूलकर क्या करते थे, बाहरी मामलों में उलझना चाहते थे। लेकिन इस युद्ध में रूसी सैनिकों को क्या हुआ,
चारों तरफ से हार हो रही थी। क्या हो रही थी? यहाँ पे हार नहीं, हार हो रही थी। ठीक है ना। इसका मुख्य कारण यह था कि ना तो उनके पास अच्छे हथियार थे और ना ही उनके पास पर्याप्त भोजन की सुविधा थी। ठीक है ना। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण यह था कि ना तो उनके पास अच्छे हथियार थे और ना ही उनके पास कोई पर्याप्त भोजन था। ठीक है ना। जिसके कारण रूस की जनता को राजा के प्रति आक्रोश बढ़ गया। ठीक है, इतना लिखेंगे। और हम लोग कह सकते हैं कि और राजा की स्थिति और भी गिर गई। इस तरह से हम लोग को आंसर लिखना है। आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको एक बार और मैं दोहरा देता हूं। क्या लिखना है आपको? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग और भी प्रशस्त है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। इस युद्ध में रूस भी मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था। इस युद्ध का एकमात्र उद्देश्य था कि रूसी जनता अंदर की असंतोष को भूलकर बाहरी मामलों में उलझना चाहते थे। लेकिन इस युद्ध में रूसी सैनिकों को चारों तरफ से हार हो रही थी। ठीक है ना। क्यों हो रही थी वो जानिए। इसका एक मुख्य कारण यह था कि ना तो उनके पास अच्छे हथियार थे और ना ही उनके पास पर्याप्त भोजन की सुविधा थी, जिनके कारण रूस की जनता को राजा के प्रति आक्रोश बढ़ गया और राजा की स्थिति और भी गिर गई। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त रहा। ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। लाइक कर दीजिए। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।